Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today, we are going to study and, of course, discuss the most important part of speech, that is verb. आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स को लेकर। मैं इन सारे टाइप्स का एक ओवरव्यू दूंगा और फिर इन सारे टाइप्स पर हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे ये दो सब एक दूसरे से कैसे भिन्न है, डिफरेंस है। हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन दीज अमंग दीज वर्ब्स। ओके, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लर्नर से, स्टूडेंट्स जो कि मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हैं, सो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। मेरे वॉच लिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इस तरीके के और भी टॉपिक्स वहाँ पे मैंने रखा है, आप जाके वहाँ इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ओके, सो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब, क्रिया। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। इट इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एक वर्ड होता है, राइट, एक शब्द है जो कि एक्सप्रेस करता है, दिखाता है एक एक्शन को। एक्शन से यहाँ आप समझ सकते हैं, एक्शन का मतलब कोई वर्क, राइट, कोई एक्टिविटी। यहाँ इससे भी इसका मतलब लगाया जा सकता है। एक्शन मीन्स व्हाट? योर वर्क, एनी एक्टिविटी। एंड अकरेंस, अकरेंस मीन्स व्हाट? एनी फेनोमेना और घटना कह सकते हैं, राइट, फेनोमेनन एंड घटना। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग को यहाँ पे हम लोग अवस्था कह सकते हैं, यानी कि एक अवस्था को, एक एक्शन को, कार्य को, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कार्य को, एक घटना को या अवस्था को दिखाता है। इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का बहुत ही फंडामेंटल, आधारभूत भाग है, पार्ट है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, अगर वर्ब नहीं होगा तब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल सा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण, आधारभूत एक क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। तो ये इसका डेफिनेशन है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, मैंने फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं। रन, स्माइल, सी, कैन, शुड, इज, एम, वॉज, हैव, हैड, हैपन, अकर, बिकम, एसेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मिक्स हैं, जिसको कि हम लोग आगे कैटेगराइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे कि ये सब किस तरीके से और किस रूप में डिवाइड किया जा सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है पर्टिकुलरली, आई मीन टू से। ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इस पर हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे। फिलहाल आज के इस सेशन में बस आपको एक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। इन सारे जो टाइप्स हैं वर्ब्स के, उसको मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके सारे वर्ब्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो पहला वर्ब है, टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ अ वर्ब, एक्शन वर्ब। ओके, एक्शन वर्ब, यू कैन सी दैट एक्शन वर्ब और दैट्स एक्सप्रेस वर्ड, जो कि कार्य को दिखाता है, किसी एक्शन को दिखाता है। ओके, एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्शन और एक्टिविटीज
ये किसी फिजिकल एक्शंस और मेंटल एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल एक्शन व्हाट, इंसान दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है फिजिकली और एक होता है मेंटली। ओके, फिजिकली सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या एक फिजिकली हो गया, मैं सोच रहा हूँ, राइट, दैट इज मेंटल, समथिंग इज गोइंग इन माई माइंड, सो दैट्स कॉल्ड मेंटल। आई वाज प्लानिंग, प्लान करना, ये क्या है, एक मेंटल वर्क है, स्ट्रेंथ को दिखाता है। आई वाज थिंकिंग, माई ओपिनियन, सो इट शोज व्हाट, my mental work or activity, so that is called physical और mental action और activity, कार्य या कोई एक्टिविटी, बोथ आर सेम। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, रन, डांस, ईट, थिंक, राइट एसेट्रा, देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे हैं एक्शंस, वो बहुत सारे ऐसे जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा है लिंकिंग वर्ब, द सेकेंड वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब को एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स मीन्स व्हाट, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इट, इंडिकेटिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो इसका काम क्या होता है, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इट, यानी कि सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्ड से यहाँ पे इसको कनेक्ट करना और उसके बारे में डिस्क्राइब करना, राइट। सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंक से ही मतलब होता है, लिंक का मतलब ये होता है जोड़ना, सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना और उसके बारे में एक्सप्लेन करना, सो दैट इज द वर्क ऑफ लिंकिंग वर्ब that describe it, indicating a state of being। ये इंडिकेट करता है एक अवस्था को, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, किसकी अवस्था को, एक सब्जेक्ट की अवस्था को इंडिकेट करता है, बताता है। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ हियर, इज, एम, आर, सीम्स, बिकम्स, वॉज, वर, हैज, हैड एसेट्रा, देयर आर मेनी मोर, और भी बहुत सारे हैं। थर्ड वन, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, सहायक। ओके, सहायक, ऑक्सिलरी को भी सहायक ही कहते हैं, सहायक क्रिया। ओके, यूज विद मेन वर्ब्स टू कन्वे टेंस, मूड और वॉइस। खास करके जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज हम लोग टेंस, वॉइस और मूड के साथ करते हैं। जब हम एक्शंस को दिखाते हैं टेंस में या पैसिव वॉइस में या मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद उसका मेन वर्ब आता है। क्योंकि टेंस में या पैसिव वॉइस में बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, तो उसको हम लोग आगे टेंस के क्लास में डिस्कस करेंगे, सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, बस आप इतना समझिए कि ये क्या है, यूज विद अ मेन वर्ब to convey tense, mood or voice. We will just discuss further on each and every topics. Okay, for examples, verb to be, to have, to do. Suppose there are some are here, is, has, did, do, model auxiliary verb, MAV, model auxiliary verb, can, could, should, may, etc. These are the examples of what, helping verb or auxiliary verb, right? अब यहाँ बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स क्यों, मॉडल वर्ब्स भी एक वर्ब का पार्ट है, एक हिस्सा है, जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है सेंटेंस में। मॉडल वर्ब्स अपने बाद अक्सर V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, या अगर मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव का यूज हुआ है तब उसके साथ वो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। ओके, तो इसका काम क्या है, यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब्स टू एक्सप्रेस मूड, सजेशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एसेट्रा। तो ये क्या है, मॉडल वर्ब का यूज क्या है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन और एक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, स्पेसिफिक सिचुएशन और एक स्पेशल केस के लिए किया जाता है। ओके, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। एग्जाम्पल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड एसेट्रा।
ये सारे क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. So these are the four structures based on what the classification, that is based on the what their function, based on object uses. अब ऑब्जेक्ट के आधार पे, यानी कि ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के आधार पे क्लियर होते हैं. ठीक है, इसको समझते हैं पहले. ट्रांजिटिव वर्ब्स requires a direct object to complete their meaning. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं. सकर्मक क्रिया, राइट, ध्यान रखेंगे. और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया, राइट. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. तो क्या है डेफिनेशन? रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सहायता को या जिसकी सहायता से वो अपने मीनिंग को, अर्थ को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है. ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं. ही एट एन एप्पल. ओके, ही एट एन एप्पल. ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है. ही एट एन एप्पल. एप्पल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट. सो यहाँ पे एट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है. क्योंकि अगर हम लोग यहाँ एप्पल को हाइड कर लें, ही एट, उसने खाया, ये मीनिंगफुल नहीं है. ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा. इट मीन्स व्हाट, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, एन एप्पल, राइट. ही एट एन एप्पल. तो यहाँ एप्पल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ये सब टॉपिक्स को मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में, वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं. आप चाहे तो वो वॉच लिस्ट में है, आप अवेलेबल है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं. ओके, तो मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ. एट, अब यहाँ पे एट व्हाट, जब कोई वर्ब क्वेश्चन करे व्हाट और हु और हुम से, तो उसका जो जवाब मिले वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. फॉर व्हाट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. थोड़ी सा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में. एट व्हाट एन एप्पल. तो व्हाट का जवाब क्या मिला, एन एप्पल. तो इसलिए क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसी तरीके से आई कॉट अ बॉल. मैंने एक बॉल पकड़ा, कैच किया. ओके, so a ball is what here, a direct object. Caught is main verb and I is subject. They attended a meeting. Attended what, a meeting. तो meeting यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अटेंडेंट क्या है यहाँ पे, अटेंडेड मेन वर्ब है और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को अक्सर अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की सहायता पड़ती है, यानी कि आवश्यकता पड़ती है. क्योंकि इसके बिना ये अपने अर्थ को कंप्लीट नहीं कर सकता. आई कॉट, मैंने पकड़ा, व्हाट, अ बॉल. नाउ इट्स मीनिंग इज कंप्लीटेड. दे अटेंडेड अ मीटिंग. दे अटेंडेड व्हाट, अ मीटिंग. उसने अटेंड किया, उन लोगों ने अटेंड किया, व्हाट, अ मीटिंग. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अ मीटिंग यहाँ पे क्या है, इसके साथ जुड़ने पे ये इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक इस सेंटेंस के जैसा. आई कॉट अ बॉल. आई कॉट व्हाट, अ बॉल. मैंने एक बॉल पकड़ा, कैच किया. ओके, सो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ओके, ध्यान रखेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. वो ऑटोमेटिकली, यानी कि वो खुद अपने अर्थ को कंप्लीट कर लेता है. लेट्स सी, एग्जांपल के आधार पर समझते हैं. दे अराइव्ड लेट. वे लोग लेट आ पहुंचे या वे लोग लेट आए, राइट. अराइव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2. लेट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है जो कि अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है. ओके, ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग. और वॉक्स यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से अराइव्ड यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है. अराइव्ड यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. अराइव्ड यहाँ पे क्या है,
इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब लेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट किस कौन हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन, थिंग, पर्सन, यही ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये एक एडवर्ब है, ओके। ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग, वॉक्स यहाँ पे क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन एवरी मॉर्निंग क्या है? ये टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। एवरी डिटर्मिनर है, मॉर्निंग नाउन है, एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। शी स्माइल्ड ब्यूटीफुली, अब स्माइल्ड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये किस रूप में है? इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। अब इसके बाद क्या है? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब दिखा रहा है, एडवर्ब मैनर। वो किस तरीके से हंसती है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से हंसती है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके। तो आप देख सकते हैं इसके बाद इन सारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। जॉन स्लेप्ट ऑल नाइट, ओके। नाइट यहाँ पे क्या है? नाउन है, ऑल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, स्लेप्ट यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है जो कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आया है। जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वर्ब यूज हुए हैं, अराइव्ड, वॉक्स, yes, smiled and slept, these all are working as a intransitive verb in these sentences। ये सारे वर्ब जो है वो क्या है? intransitive verbs हैं, जो कि अपने बाद ये कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज वर्ब डिट्रांजिटिव एडवर्ब्स, ओके। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? डिट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये क्या होता है? डिट्रांजिटिव वर्ब्स हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। डिट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे होते हैं जो कि अपने बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेते हैं, और इससे इनका मीनिंग कंप्लीट हो सकता है। चाहे तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। He wrote a letter to the principal। आप देख सकते हैं wrote यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। A letter, he wrote what? He wrote what? A letter to whom? The principal। तो लेटर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? अ लेटर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द प्रिंसिपल क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रोट यहाँ पे क्या है? राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, रोट, ये क्या है? डिट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश टू देम, आई टीच इंग्लिश टू देम। अब टीच यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, राइट। इंग्लिश इज व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देम इज व्हाट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे आप। टीच व्हाट? इंग्लिश, और whom? them। तो ये दोनों ही ले रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। he gave him a book, he gave is what? a main verb, him is what? indirect object, right, and book is what? direct object, a is determiner। ध्यान रखेंगे। he gave him a book, उसने उसे एक बुक दी, एक किताब दी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, टीच, गिव, रूट, जो कि अपने वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। एक और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बाद प्रपोजिशन का यूज होगा। नहीं तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि वर्ब के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो अक्सर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस टाइप के एरर्स पूछे जाते हैं, ओके, और आप आसानी से क्या है एरर कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए तो उसके बाद प्रपोजिशन का यूज होगा और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर डिट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है, ओके।
तो ये कुछ और फॉर्म्स हैं, किसके टाइप्स हैं वर्ब्स के, कुछ और भी फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ओके, कुछ और टाइप्स देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। बेस्ड ऑन फॉर्म एंड चेंज, उसके फॉर्म और उनके चेंज के आधार पे, परिवर्तन के आधार पे, ये हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब का ये देख रहे हैं। दूसरा बेस्ड ऑन फॉर्म एंड चेंज के आधार पे। ओके, रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं? दे फॉर्म पास्ट टेंस, दे फॉर्म पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी। ओके, ये बहुत ही कॉमन है, आप पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट पार्टिसिपल में आप इसका यूज करते होंगे। ठीक है, तो ईडी के साथ यूज करके किसी वर्ब में ईडी लगाकर उसको क्या है, पास्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब में क्या है, हमेशा हम वर्ब में ईडी जोड़ते हैं और उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ओके, पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, उस वर्ब में ईडी जोड़कर एज अ सफिक्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डैश और ईडी को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, तो वो ईडी को एज अ सफिक्स जोड़कर वर्ब में हम उसको क्या है, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के आधार पर इसको देख लेते हैं। वॉक, वॉक में मैंने क्या जोड़ा, ईडी, दैट इज कॉल्ड वॉक्ड। इसको हम लोग वॉक पढ़ते हैं, वॉल्क नहीं पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग वॉक पढ़ते हैं। ओके, अब उसके साथ क्या जोड़ते हैं, ईडी, तो वॉक्ड होता है। स्माइल, स्माइल के साथ क्या जोड़ेंगे, डी, स्माइल्ड हो जाएगा। लाफ, लाफ के साथ क्या जोड़ेंगे, ईडी, तो लाफ्ड हो जाएगा। शाउट, शाउट के क्या साथ जुड़ा है, तो शाउट, शाउटेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम वर्ब के साथ, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। V1, V2 एंड V3। तो V1 अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे शाउट है, मैंने यहाँ शाउट लिया। ओके, तो इसका जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी बनेगा। ठीक है, इसका V2 और V3 फॉर्म जो है साउटेड, साउटेड। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरीके से वॉक, यहाँ पे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। स्माइल, स्माइल यहाँ पे V1 में रखेंगे, स्माइल्ड, स्माइल्ड। तो इसको, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। जहां पे V2 और V3 सेम हो, ईडी लगकर आया हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेगुलर वर्ब कहेंगे, जो कि मैंने एग्जांपल से क्लियर किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर्स वर्ब क्या होते हैं? इररेगुलर्स का कोई अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, राइट। इररेगुलर्स वर्ब का दे हैव नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, दे डोंट फॉलो द ईडी पैटर्न। आप ध्यान रखेंगे कि वो ईडी के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो द ईडी पैटर्न। ओके, वो ईडी के पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे गो क्या हो गया, V1, वेंट क्या हो गया, V2 और V3 क्या हो गया, गॉन। उसी तरीके से V1 हो गया सी, V2 सॉ एंड सीन V3। आप देख सकते हैं इसके तीनों फॉर्म जो क्या है वो डिफरेंस है एक दूसरे से। अनदर एग्जांपल, रन, रैन, रन, ये फिर से चेंज हो गया। उसी तरीके से राइट, रोट, रिटन। इसलिए इसको क्या है, इररेगुलर वर्ब कहा जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसके वर्ब में ईडी लगकर, जिसका हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। दूसरे सेंस में, यानी दूसरे तरीके से समझते हैं, जब हम V1 में ईडी लगाकर किसी वर्ब के बेस फॉर्म में ईडी लगाकर उसको V2 और V3 में चेंज करते हैं, और जब उसमें ईडी और ईडी लगता है तो उसको क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। जबकि इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं, वो फॉर्म जो है अपना फॉर्म हर वर्ब में चेंज करते हैं, V1, V2 एंड V3। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, इस तरीके से। तो इसको क्या कहेंगे, इररेगुलर वर्ब, क्योंकि उसने अपने तीनों फॉर्म को चेंज कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, सो टेंस
agrees with the subject and can be the main verb of the sentence। अब यहाँ पे फिर से समझिएगा, so tense, ये tense को शो करते हैं एक्शन को, agree with the subject, यानी कि agree with the subject कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एंड कैन बी द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉक्स, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पे ये क्या है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे वॉक, दे यहाँ पे प्लूरल है तो वॉक यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ से एस हट गया तो यहाँ पे V1 क्या हो गया, मेन वर्ब। आई लव माई कंट्री, आई यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, आई एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, आई अपने साथ दो ही वर्ब सिंगुलर लेता है, पहला एम और दूसरा वर्स, आप ध्यान रखेंगे, ओके। आई लव माई कंट्री, इसी सेंटेंस को अगर लिखते हैं सी लव्स हर कंट्री, तो यहाँ है तो ये सिंगुलर, लेकिन इसने क्या लिया है, प्लूरल लिया है, लेकिन यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसने क्या लिया, लव्स। जब हम किसी वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर में चेंज होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, दे नीड मनी, अब दे यहाँ पे क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, तो नीड यहाँ पे देखिए V1 के रूप में आया है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो नीड यहाँ पे क्या V1 में आया है। जॉन, जॉन क्या है, एक नेम है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब क्या है, एस लग कर आया है, देख सकते हैं, तो ये क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होगा, यानी वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर वो टेंस पास्ट में होगा, अगर टेंस की भी मैंने यहाँ बात की, जैसे कि he walked, they walked, I loved my country, she loved her country, they needed money, John needed money, तो वो टेंस के आधार पे भी के अनुसार भी वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। कौन, फाइनाइट वर्ब, ओके, आई होप इट इज क्लियर। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, वो अपना फॉर्म किसी भी केस सेंस में नहीं चेंज करता, किसी भी केस में नहीं चेंज करता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ही रूप में ही हमेशा रहता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के आधार पे। आई वॉन्ट टू गो, तो आप देख सकते हैं टू गो, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी यहाँ पे देखिए, वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि आई का भी मैंने केस बताया कि ये एक्सेप्शन केस में आता है, ओके। ही यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, तो वांट्स यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन टू गो क्या है, वही है, टू गो जिस तरीके से यहाँ भी था, वर्ब यहाँ पे प्लूरल था, या वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, तब भी ये क्या है, वही है। उसी तरीके से आगे, आई लव रीडिंग, यहाँ पे वर्ब देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लूरल, जो कि चूंकि आई के साथ आया है। रीडिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस ing, या जिसको जेरेंट भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, लव्स, लेकिन फिर भी क्या है, ये वर्ब प्लस ing ही के फॉर्म में आया है, तो आप देख सकते हैं रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग है, टू गो, ये किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। अगर इस टेंस को अगर हम पास्ट में भी लिखें, आई लव्ड रीडिंग, तब भी रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ही लव्ड रीडिंग, तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ही वांटेड टू गो होम, तब भी यहाँ पे टू गो ही होगा, जिसको कि हम लोग इन्फिनेटिव भी कहते हैं, 2 + V1 को हम लोग इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। टू गो, आई विल वॉन्ट टू गो होम, आई विल जस्ट आई वॉन्ट टू गो होम, या आई विल वॉन्ट टू गो होम, या आई वॉन्टेड टू गो होम, तब भी यहाँ पे 2 + V1 का ही यूज होगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 2 + V1 और वर्ब प्लस ing, जिसको जेरेंट कहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस केस में 2 + V1 और जेरेंट को क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ, दैट्स कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। इसके नाम से ही पता चलता है स्टेटिव वर्ब, यानी स्टेट को दिखाने वाला, अवस्था को दिखाने वाला वर्ब। डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन, जो कि किसी स्टेट और कंडीशन को दिखाता है, ठीक है।
ये किसी सब्जेक्ट के अवस्था या उसके कंडीशन को दिखाता है रादर देन एन एक्शन। यस, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ब है वो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था के बारे में, कंडीशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। जैसे थिंक, हेट, लाइक, लव, अंडरस्टैंड, रियलाइज, स्मेल, साउंड, बिलोंग एसेट्रा। ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स फॉर्म हैं जो कि स्टेट को दिखाते हैं, स्टेटिक वर्ब्स हैं जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के कंडीशन या स्टेट को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। हम लोग आने वाले सेशंस में हम लोग सब एक पर्टिकुलरली हर एक वर्ब पे डिस्कस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, लास्ट वन इज व्हाट? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी कॉमन, आप लोग जानते होंगे इसको, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एडवर्ब और प्रीपोजिशन दैट क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वर्ब। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वर्ब प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ मिलकर एक नए फॉर्म को क्रिएट करते हैं, एक नए मीनिंग को क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। जैसे वेकअप, वेकअप का मतलब क्या होता है? जागना। गेटअप का मतलब उठना होता है। आप दोनों को ध्यान रखेंगे। अगर आप सोए हुए हैं, आपकी आंख खुल गई, सो दैट इज द सिचुएशन, दैट्स कॉल्ड वेकअप। और जब आप उठे और आपने बिस्तर छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड गेटअप। ओके, टर्न ऑन, टर्न ऑन, आप देख सकते हैं टर्न यहाँ पे क्या वर्ब है और ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसी तरीके से वेक, गेट अप, अप, तो टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, चालू करना। ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? ठहरना। होल्ड का ऐसे जनरली मतलब क्या होता है? पकड़ना। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? ठहरना, रुकना, स्टे करना, स्टॉप, आई मीन टू से। लुक एट, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जैसे उसमें एट का यूज होता है इसका मीनिंग चेंज होता है। लुक एट कहने का मतलब किसी की तरफ देखना, ध्यान देना। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, बस तस्वीर को देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखिए, इस तरीके से। कम अप विद, कम अप विद, आप देख सकते हैं कम अप विद, ये तीन अलग अलग वर्ड हैं जो कि एक साथ कंबाइंड होकर यूज किए हैं। कम अप विद का मतलब क्या होता है? कम प्रोड्यूस न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर इन अ प्रेशर, और जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक नए तरीका या थॉट्स को प्रोड्यूस करना, कम अप विद। ओके, कम अप विद अ न्यू आइडिया। जॉन came up with the new idea in the meeting yesterday. Okay, John came up with a new idea in the meeting yesterday. John कल मीटिंग में एक नए आइडिया के साथ पहुंचा। ओके, सो कम अप विद, दैट इज द मीनिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, हम लोग फ्रेजल वर्ब को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और ये कुछ वर्ब्स के पार्ट्स थे, टाइप्स। ओके, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड इन अपकमिंग सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी verb forms particularly, and I'm going to compare as well. Okay, distinguish as well between two verbs, यानी कि जैसे finite, non finite, regular, irregular, इस तरीके से मैं दोनों को डिस्टिंग्यूज भी करने वाला हूं। ओके, सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आई नीड योर फेवर, लव एंड अफेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that I can motivate myself, okay, and just bring out more videos, more sessions for you, all the learners of the English and the students as well who are just preparing for competitive examinations, जो कि competitive examinations को prepare कर, और साथ ही साथ वो learners जो कि English के क्षेत्र में अपने understanding को और enhance करना चाहते हैं grammatically। आप grammatically अगर strong होते हैं तो आप बोल भी सही सकेंगे, शुद्ध बोल सकेंगे, और लिखने का भी आपका जो एक तरीका है, एक आप उसको भी क्या इनहेंस कर पाएंगे। सो इस सोच के साथ कि हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक अलग कंपैरिजन के साथ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।